जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन मित्रा पे। इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था जल संसाधन के वितरण का, जिसमें हमने यह जाना कि जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है, मतलब जो हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पे क्या है, हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसको हम बोलते हैं जल गोलार्ध, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसको हम बोलते हैं स्थल गोलार्ध। ये सारी बातें जो है हमने पिछले वीडियो में पहले से ही कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जल संसाधन का उपयोग। अगर हम बात करें तो इसको आप बिना समझाए हुए भी समझ सकते हैं, क्योंकि जल का यूज जो है वो अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, चाहे वो हम अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो, खाना बनाना हो, कृषि करना हो, मत्स्य पालन करना हो, फैक्ट्री में मशीन को ठंडा करना हो। उसके अलावा जो जल कृषि भी आजकल की जाते हैं, मतलब क्या है कि हमको कृषि करने के लिए जल की स्थल की मतलब भूमि की आवश्यकता नहीं होगी, हम पानी में ही कृषि कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत ही छोटे पैमाने पर हो रहे हैं, बहुत ही कम स्तर पे हो रहा है। तो इस अगर हम बात करें कि हम 100% कृषि करते हैं तो इसमें से 2 या 3% कृषि ही होंगे जो जल पे होंगे, और इसके लिए आपके पास तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, और भी बहुत सारे टर्म्स है जिसको आपको जानना होगा, तब आप क्या कर सकते हैं। जो एक्वा फार्मिंग है, एक्वा मतलब पानी होता है, जो जल में कृषि की जाती है, वो आप कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स को जहां जहां पे हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले पेयजल। पेय मतलब क्या होता है, पीने योग्य। मतलब जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, अपनी प्यास को बुझाने में करते हैं। और अगर आप देखिएगा तो आपको सब जगह शुद्ध जल नहीं मिल पाते, या तो अगर हम बात नॉर्मल तो हम क्या करते हैं, भूमि के अंदर जो भूमिगत जल होते हैं उसका यूज करते हैं पीने के लिए, या उस जल को भी हम क्या करते हैं, आरओ के थ्रू उसको हम उसमें जो अशुद्धि है उसको निकाल के तब उसका हम यूज करते हैं। क्योंकि जब पानी है तो उसमें क्या होंगे, कुछ अवांछित तत्व जो होंगे वो ज्यादा हो सकते हैं। तो उस चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आरओ जो मशीन है उसका यूज करते हैं। और अगर बात करें पहले के लोगों का, तो पहले के लोगों का जो पानी पीने का मुख्य साधन थे वह तो नदी था, तालाब था, या फिर आपका जो कुआं, उसके बाद कुआं। सबसे स्टार्टिंग में नदी का यूज करते थे, उसके बाद जब लोग अस्थायी रहना शुरू कर दिए, मतलब अगर बात करें कि पहले क्या थे कि लोग वहां पे रहते थे जहां पे नदी तालाब हो, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, लोग कृषि करना शुरू कर दिए, उसके बाद लोग अस्थायी रहना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे उनको क्या था कि अगर नदी के पर निर्भर रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, समस्या ज्यादा होंगी, और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा पानी को ही लाने में। तो उन्होंने क्या किया, कुआं को खोदना शुरू कर दिया। उसके बाद आज हमारे पास क्या है, चापाकल है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, हर घर के पास, वहां से हम पानी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अब हमें क्या कर सकते, पानी को खरीद भी लेते हैं, लेकिन एक लिमिटेड में जब हम ट्रेवलिंग करते हैं तब वहां पे पानी को हम बाई करते हैं। सेकेंड है हमारा घरेलू कार्य, मतलब जो हमारे घर के काम होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, हम पानी का यूज करते हैं। जैसे घर को साफ करना हो गया, पोछा लगाना हो गया, कपड़ा साफ करना हो गया, इन सब कार्य में क्या करते हैं, हम जल का यूज करते हैं। उसके बाद सिंचाई, जब कृषि होती है तो क्या होता है कि फसल को हमको पानी देना होता है, तो वहां भी हम क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। और जो सिंचाई में पानी का यूज करते हैं, या तो वो हमारा वर्षा जल का जो संचय किया जाता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वर्षा पर निर्भर रहते हैं। और अभी आधुनिक काल में क्या हो गया है कि हम मोटर के थ्रू जो हमारा भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका भी यूज हम कहाँ करते हैं, सिंचाई में करते हैं। तो अगर सिंचाई की बात करें तो मेनली 3 चीज पे निर्भर होते हैं। मैक्सिमम कहीं ना कहीं बात करें तो वर्षा पे, मुख्य जो फसल होते हैं उस समय, और दूसरा हमारा होता है भूमिगत, क्योंकि जो वर्षा जल संचय है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे नहीं किए जाते हैं, तो इस चीज का भी अभाव है। लेकिन हमको इसको प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपके ग्राउंड वाटर है, मतलब जो भूमिगत जल है, वो क्या हमारे पास एक निश्चित में है। तो
अगर हम वर्षा जल को संचय करेंगे तो जो है भूमिगत जल है वो क्या होगा, बचा हुआ रहेगा। उसके अलावा उद्योग में क्या होता है कि जो मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस काम करने की वजह से वो गर्म हो जाते हैं। तो उनको क्या करना होता है, हमको ठंडा करना होता है। जिससे आपके एक दो जो मशीन देखते हैं उस समय एक बड़े पैमाने पे होता है। जब फैक्ट्री होता है तो वहां पे क्या होता है, वस्तुएं बनती है, तो बहुत बड़े मशीन्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो वहां भी उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं। जैसे अगर बात कीजिएगा तो आपका एक कोई मशीन है जिसमें क्या होता है, घर्षण लग रहा है। तो घर्षण से क्या होगा कि बहुत देर तक काम करने की वजह से मशीन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मशीन को बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसमें पानी डालेंगे ताकि वो क्या हो, ठंडा हो सके, फिर उसका हम क्या करें, यूज कर सके। अब स्वच्छता के लिए, जैसे अगर आप बाथरूम जाते तो वहां भी क्या करते हैं, पानी का यूज करते हैं। मतलब या अपने आप बॉडी को साफ करने के लिए, कपड़ा को साफ करने के लिए, आसपास के परिवेश को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। गाड़ी साफ करना हो गया, हमारा साइकिल साफ करना हो गया, इन सभी कामों में क्या करते हैं, हम जल का उपयोग करते हैं। उसके अलावा हम बात करें, जल का विद्युत निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो जल का क्या किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि एक नदी है, यह क्या है, एक नदी है जिसमें जल क्या रहा है, प्रवाह हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जल को अपने, एक तो यहाँ पे क्या करेंगे, बांध बना देंगे। बांध बनाने के बहुत सारे फायदा होते हैं। एक तो क्या होता है कि जल पे हमारा नियंत्रण हो जाता है। जैसे हम बांध बना देंगे, अब हम जल को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमको जल को बहने देना है तो हम बहने देंगे, अगर उसको हमको रोक के रखना है तो हम रोक के रख सकते हैं। अब जैसे हम जल को रोकेंगे तो क्या होगा कि इस दिशा में क्या होगा, जल नहीं जाएगा, तो ये जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा, जल से परिपूर्ण हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, खेती करने के लिए, मतलब सिंचाई करने के लिए और अन्य काम करने के लिए, साथ साथ यहाँ जो होगा वो रिचार्ज भी होगा। रिचार्ज करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे भूमिगत जल है तो क्या होगा, उसका जो स्तर है अगर वो बहुत नीचे चला गया है, डाउन हो गया है, तो क्या होगा, वो रिचार्ज हो जाएगा। उसका जो स्तर है, वाटर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, कृषि जो है वो खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। अब जैसे हमने बांध बना लिया तो ये हमारे नियंत्रण में है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटे से रास्ते से क्या करेंगे, हम जल को प्रवाह करेंगे और वो जो जल की धारा होगी वो क्या होगी, टरबाइन पे पड़ेगी और टरबाइन क्या होगा, उससे नचेगा, उससे क्या होगा, हमारा बिजली पैदा होगा। तो जल के अलावा हम पवन का भी यूज करते हैं बिजली पैदा करने में, लेकिन वो हम पढ़ेंगे जब हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे जल की बात है, तो जल की जब धारा प्रवाह होगी तो क्या होगा, जहां टरबाइन है वो नचना शुरू कर देगा और टरबाइन नचेगा तो उसके अंदर एक प्रक्रिया होगी जिससे क्या होगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन भी क्या है, एक कृषि का ही भाग होता है, यह भी क्या है, कृषि का हिस्सा है। तो मत्स्य पालन में क्या चाहिए, हमको मछली को पालने के लिए एक तालाब चाहिए और उस तालाब में क्या होगा, पानी होगा। बिना पानी के तो होगा नहीं, सीधे हम तालाब को खोद दिए तो क्या हम मछली पालन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मत्स्य पालन के लिए भी क्या चाहिए होता है, हमको पानी चाहिए होता है। कृषि के लिए भी पानी चाहिए। कृषि तो बता ही दिए। उसके अलावा बताया जल कृषि। जल कृषि में क्या होता है कि कुछ वैसे कृषि होते हैं जिसके लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब हमको भूमि की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, पानी पर ही कृषि कर सकते, उसको हम बोलते हैं जल कृषि। इसको इंग्लिश में बात करें तो एक्वा फार्मिंग बोलते हैं। तो यह क्या हो गया, मुख्यतः हो गया जल संसाधन का उपयोग हम कहां कहां पे करते हैं, मुख्य हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य काम आपको दिख जाएंगे जहां पे आप क्या करते हैं, जल का जो पानी है उसका उपयोग करते हैं। तो आप एक खुद से भी क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट, एक सूची बना सकते हैं जहां पे आप बनाइएगा कि हम किन किन कार्यों में कितना कितना जल का उपयोग करते हैं। आप उसको लीटर में लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करें नहाने में, तो नहाने में हम क्या करते हैं, 30 लीटर का जल का यूज करते हैं। बर्तन साफ करना वहां पे 20 लीटर का यूज करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन हम कितना जल का उपयोग करते हैं। अब आ गया कुछ डेटा है जिसको हम समझ लेते हैं। तो यह क्या है कि प्रति व्यक्ति जल कितना होगा। तो प्रति व्यक्ति कहना है क्या मतलब कि जो टोटल हमारे पास जल है उससे क्या करेंगे, जो जनसंख्या है
उसको भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि हर इंसान के लिए कितना जल है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है और उस 10,000 रुपया को क्या करना है, 100 लोगों में बांटना है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब भाग लगाएंगे किससे, 100 से। तो हमको पता चल जाएगा कि हर इंसान को कितना पैसा मिलेगा। तो 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल, मतलब 100 रुपया। मतलब अगर 10,000 रुपया है और हमारे पास 100 व्यक्ति है तो हर इंसान को कितना पैसा मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। ये हमको कैसे पता चला, भाग देने से। सेम चीज हम बोलेंगे कि मेरे पास मान लेते हैं कि 1 लाख घन मीटर पानी है। अब हमारे पास जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, 100 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति जल कितना है। तो यहां भी क्या है कि भारत की जनसंख्या है और जो हमारा टोटल जल है, तो जितना कुल जो जल है उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे देश की जनसंख्या है उससे भाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हर इंसान को कितना जल है, मतलब प्रति व्यक्ति जल कितना है। तो आप देख सकते हैं कि 1991 में, तो 1900 अब एक है यहाँ पे बात क्या है कि अगर नीचे वाला जो टर्म है, मतलब अगर इंसान कम है तो क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 100 लोग है, तो 100 लोग है तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है। अब हम क्या किए, 1 जीरो को हटा दिए, मतलब यहाँ पे कितना है, 10 लोग है। तो जब नंबर कम होगा, व्यक्ति कम होंगे तो क्या होगा, पैसा ज्यादा होगा। तो 10 लोग है तो कितना होगा, 100 रुपया पड़ेगा। तो यहीं पे क्या है कि 1991 में क्या था, जनसंख्या बहुत ही कम थे। आजादी से 4 साल के बाद की बात है। हमारा देश आजाद कब हुआ था, 1947 में, और ये बात क्या है 1991 की, जब फर्स्ट पहली बार क्या हुआ था, जनगणना किया गया था। तो वहां पे क्या थे कि जो हमारा प्रति व्यक्ति था वो था 5177 घन मीटर, जो हमारा जल था वो था 1991 में 5177, मतलब इसको रफली बात की जाए तो 5200 प्रति व्यक्ति जल था। अब क्या हुआ 2001 में, अब 2001 में क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गया। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी क्या होगा, कम जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1829 घन मीटर, मतलब 5177 से कितना हो गया, 1829, मतलब सीधे आप बात कीजिएगा तो 1854, लगभग 3 गुना क्या हो गया, कम गया। अब अभी क्या 2025 है, लेकिन ये जो बुक लिखा गया वो पहले का है। तो वहां पे किताब के अनुसार बात कीजिएगा तो यह अनुमान लगाया गया है, क्योंकि अभी हम 2025 में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब अभी नहीं लिखा गया, किताब बहुत पहले, यानी कि मान लेते हैं कि 20 में लिखा गया होगा। तो उस समय अनुमान लगाया गया कि 2025 में, मतलब अभी क्या होगा, जो पानी होगा प्रति व्यक्ति जो जल होगा वो कितना हो जाएगा, 1342। मतलब अभी हमको बात किया तो कितना जल है हमारे पास, 1342 घन मीटर पर व्यक्ति जल है। अब इससे क्या होगा, जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब संकट कब होता है, जब हमारे पास क्या हो, संसाधन जो है वो निश्चित है और उसके जो उपभोक्ता है, जो उपयोग करने वाले हैं वो क्या है, ज्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। जैसे अगर बात करें, मेरे पास 1 लीटर पानी है। अब 1 लीटर पानी, पहले क्या थे, 2 लोग थे, तो 2 लोग क्या किया, आराम से उसको मस्ती से पी लिए, 5500 ml, बच भी गया होगा तो बचा हुआ छोड़ दिए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, 2 से 5 लोग हो गए, 5 से क्या हो गए, 10 लोग हो गए, और जो जल है वो क्या है, निश्चित मेरे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले जिनको मिल जाएगा वो क्या करेंगे, अपने उसको यूज कर लेंगे, बचेगा तब क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे। तो सेम यहाँ पे क्या है कि जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा जो पानी वो क्या है, कमी हो रहा है। और एक अनुमान है कि हो सकता है कि भविष्य में जिस तरह से भी अन्य खनिज और पेट्रोलियम का हम आयात करते हैं, उसको भी हमको जल का भी क्या करना होगा, आयात, मतलब जल भी क्या करना होगा, हमको खरीदना पड़ सकता है। यह एक संभावना है, क्योंकि जनसंख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जो जल है वो क्या है हमारे पास, लगभग निश्चित है। अब यहाँ पे कुछ आपको डाटा दिया हुआ है कि प्राणियों में 65% और पौधों में 65 से 99% जल का अंश होता है। यह क्या करना है, सीधे आपको रिमेंबर करना है, याद करना है कि जो मनुष्य है, मतलब हम लोग हो गए, तो हम लोग में क्या है कि 65% तक क्या हो सकता है, जल का अंश जो है वो विद्यमान होगा। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं
उसमें कितना हो सकता है, तो उनमें क्या है 65 से लेकर 99% तक क्या हो सकता है, जल की मात्रा हो सकती। मतलब क्या करता है कि यहाँ पे हम 100% तो कह नहीं सकते, तो 100% जब कहेंगे नहीं तो क्या होगा कि 65 से 99% तक क्या होगा, जल जो अंश है वो विद्यमान हो सकता है। तो यह पूरा क्या था, जल संसाधन का उपयोग। इसमें हमने जाना कि जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और जल संकट की समस्या कैसे उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, इसको अगर रोकने की बात करें तो इसको तो हम आगे पढ़ेंगे ही जल संरक्षण के बारे में, लेकिन अगर अभी हम बात करें तो हम उतना ही जल का उपयोग करें जितना क्या हो हमें आवश्यक हो। उसके अलावा अन्य काम हो जहां पे हमको शुद्ध जल की आवश्यकता नहीं, वहां पे हम क्या करें, जो वर्षा का जो जल संचय है उसका यूज करें, वर्षा के जल पर निर्भर हो, तो क्या होगा, हम जो भूमिगत जल है उसको हम बचा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हमारा टॉपिक क्या होगा, इसके बाद का होगा। तो अगर ऐसा तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो जल संसाधन के उपयोग से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें।